नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। कल दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ। 88 जगह पर मतदान हुआ है और ऐसा फिर से कहा जा रहा है कि इस बार भी पहले चरण की तरह मतदान में कमी आई है। अब मैं इस प्रोग्राम में कुछ और बात करने जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा। 2011 से 2014 के बीच में जो राजनीतिक घटनाएं उन दिनों हुई और कुछ ऐसे लोग थे जो उन दिनों के, जिन्हें आप स्टार बोल सकते हैं, उन लोगों के बारे में बात करते हैं और ये देखेंगे कि आज वो लोग कहां पर हैं। 2011 के पीरियड से मैंने 4 महानुभावों को यहां पर सेलेक्ट किया है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे अरविंद केजरीवाल, जो आईआरएस अफसर थे, आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जेल में हैं। फिर सबसे बड़े शायद इसमें से हैं विनोद राय, उन दिनों के सीएजी। इनकी कई उन दिनों ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जो सरकार के खिलाफ गई थी। फिर इनको कौन नहीं जानता है, बाबा रामदेव जी, अपने को योगा गुरु कहने वाले और अपने को धर्म गुरु भी ये कहते हैं। आजकल इनका क्या हाल है। और फिर अन्ना हजारे जी, सोशल एक्टिविस्ट, इन्होंने क्या बड़ी बड़ी बातें उन दिनों की थी और शायद आज सीन से गायब है। याद रखिए, मैं 2011 से 2014 के पीरियड के बारे में आपको बता रहा हूं और उस समय शायद जिसने सबसे ज्यादा हमारे देश को नुकसान पहुंचाया मेरे हिसाब से वो विनोद राय जी थे। एक बहुत बड़े पद पर थे, उन्हें जिम्मेदारी से काम करना था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही। तो उनके बारे में मैं अवश्य चर्चा करूंगा। और फिर हैं बाबा रामदेव। इन्होंने भी हमारे देश को उस समय काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि योगा गुरु थे और योगा फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन योगा को छोड़ के उन्होंने जो कुछ भी उस समय किया वो भी देश हित में नहीं था। और क्योंकि ये बातें बहुत गंभीर हैं, इसलिए मैं ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में कर रहा हूं। एक एपिसोड में ये सब नहीं आ पाएगा। आप ये कार्यक्रम एंड तक जरूर देखें। पहला भाग केवल विनोद राय जी पर है और दूसरा भाग जब मैं करूंगा उसमें बाबा रामदेव भी होंगे और अन्ना हजारे भी होंगे। 2011 से महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था और इसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया था। उन्होंने पूरी तरह देशव्यापी प्रदर्शन किए थे। स्मृति ईरानी की ये फोटो तो बाद में बहुत पॉपुलर हो गई, जिसमें वो गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। जगह जगह महिलाओं ने सर पे सिलेंडर रख के ये प्रदर्शन किए महंगाई के खिलाफ। कांग्रेस आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है, ऐसे पोस्टर आपको पूरे देश में जगह जगह दिखने लगे थे। और फिर बैलगाड़ियों पर लोग आके प्रदर्शन कर रहे थे कि वो पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस चार्ट में मैं रुपए और डॉलर की कीमत दिखा रहा हूं, कितने रुपए मिलते हैं $1 के लिए। 2011 का पीरियड यहां से शुरू होता है। इस समय हमारे रुपए की कीमत एकदम से तेजी से गिरी थी, 50 के आसपास थी, वो एकदम से 60-62 रुपए प्रति डॉलर हो गई थी। ये पीरियड वही था जब मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा था कि जब देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है उसके साथ प्रधानमंत्री की भी साख गिर जाती है। लेकिन ये अलग बात है कि 2014 के बाद से रुपए की कीमत लगातार लगभग गिरती गई है और पिछले कुछ दिनों में ये फिर से तेजी से गिरी है और अब शायद 82-83 रुपए प्रति डॉलर तक आ गई है। ये ग्राफ है हमारे इन्फ्लेशन का 1990 से लेकर 2022 तक का, मैंने यहाँ प्लॉट दिखाया है। यहाँ भी इन्फ्लेशन आप नोट करेंगे तो 2011 के आसपास और उससे पहले ये 10% के ऊपर पहुंच गया था, 12% 2011 में, 9 के करीब, और ये 10% के आसपास रहा था। कारण कई थे, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये एकदम नीचे आया है 2016 में और 2016 के बाद इन्फ्लेशन बढ़ा है और अब आजकल ये ऊपर नीचे जा रहा है।
और उन्हीं दिनों हमारे 11वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी विनोद राय साहब थे। ये जनवरी 2008 में इन्हें यूपीए सरकार ने सीएजी बनाया था और ये 2013 मई तक ये इस पोस्ट पर रहे। इन्होंने उन दिनों दो बहुत ही डैमेजिंग रिपोर्ट्स यूपीए सरकार के खिलाफ निकाली थी। एक तो उन्होंने वो रिपोर्ट्स दी थी, दूसरा सीएजी हमेशा पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है। इन साहब ने ये किया कि वो रिपोर्ट पार्लियामेंट तो भिजाई ही, लेकिन इन्होंने वो प्रेस में भी लीक कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इन्होंने करनी शुरू कर दी कि किस तरह से सरकार की पॉलिसीज और नीति की वजह से भारत सरकार को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। विनोद राय जी की सबसे अहम रिपोर्ट या उनका आप एक तरह से मान लीजिए क्लेम टू फेम वो इनफेमस 2G स्कैम की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम अलोकेट किया था, ना कि उसका ऑक्शन किया था। अब मैं इस रिपोर्ट की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उस रिपोर्ट की वजह से उन दिनों के मिनिस्टर ए राजा उनको जेल हुई थी और उसके साथ ही कनिमोझी जो डीएमके के चीफ करुणानिधि जी की डॉटर थी, वो भी एमपी थी, उनको भी जेल भेजा गया था। कोर्ट में जब ये केस पहुंचा है और इस पर ट्रायल होते रहे तो अब ये पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। विनोद राय का स्टेटमेंट के 1,76,000 एक प्रिजम्पटिव लॉस था, यानी कि उन्होंने कई सारी चीजें प्रिज्यूम की थी और कुछ कैलकुलेशन करके ये फिगर दे दिया था। कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जजमेंट में ये लिखा गया that not a single piece of admissible evidence existed against the accused, यानी कि एक भी ऐसी चीज नहीं मिली है जो गिल्टी लोग हैं उनके खिलाफ जाती है। मोदी सरकार के आने के बाद विनोद राय को चेयरमैन बनाया गया बैंकिंग बोर्ड का। उसके बाद 2017 में इनको बोर्ड क्रिकेट का बीसीसीआई का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया और आजकल ये केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सलाहकार बने हुए हैं। इस केस में बात यही नहीं खत्म हो जाती है कि कोर्ट ने ये केस उठा के बाहर फेंक दिया और सब लोगों को इस केस में एक्विट कर दिया, किसी के खिलाफ भी कोई भी केस नहीं बना। तो 15 महीने जो ए राजा जेल में रहे वो समय उनका कौन लौटाएगा। कनिमोझी भी जेल में रही। उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि ये सब होने के 12 साल बाद केंद्रीय सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्होंने ये परमिशन मांगी है कि दोबारा से उनको ये इजाजत दे दी जाए कि स्पेक्ट्रम अलोकेशन अब अलोकेशन द्वारा होगा, ना कि ऑक्शन द्वारा। तो अगर कोई स्कैम हुआ है तो वो स्कैम था विनोद राय की ये वाली 2G स्पेक्ट्रम की रिपोर्ट। दूसरा स्कैम उन दिनों में विनोद राय ने जो सामने लाया उसको कोलगेट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कोल सेक्टर में 1,86,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। उनका आर्ग्यूमेंट और तर्क वही था कि भारत में 57 कोल फील्ड्स हैं और वो अलोकेट किए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को, जबकि उनकी बिडिंग होनी चाहिए थी। और इस हिसाब से उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि 1,86,000 करोड़ रुपए जो भारत सरकार को आने थे वो इस पॉलिसी, इस नीति की वजह से नहीं आए। इसी चीज को एक हाइप की तरह क्रिएट किया गया और इस तरह तरह के ग्राफिक्स बनाए गए, जैसे मैं एक आपको यहाँ दिखा रहा हूं। इसमें ये दिखाया गया कि अगर ये घाटा नहीं होता तो हम 74 सिटीज में मेट्रो चला देते, या HIV की कितनी डोजेस बन जाती हैं, या पीने का पानी कितनी जगह पहुंच जाता, वगैरह वगैरह। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उस समय के कोल सेक्रेटरी श्री HC गुप्ता, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उनको गिल्टी माना, उनको 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जो IAS फ्रेटर्निटी है वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करती है।
सब लोगों का, जो भी एच.सी. गुप्ता जी को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि इनसे ज्यादा ऑनेस्ट अफसर रहा ही नहीं है कोई। इम्पेकेबल इंटेग्रिटी टू द लास्ट पर्सन। और ये बात और किसी ने नहीं, अनिल स्वरूप जो उसके बाद में कोल सेक्रेटरी बने थे 31 अक्टूबर 2014 को, ये बात उन्होंने कही। और एक चीज उन्होंने ये भी कही थी कि ये एच.सी. गुप्ता को फंसाना एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी। आज के इस पार्ट 1 जो मेरा प्रोग्राम है, उसमें मैं अंत में 2 आपको वीडियोस दिखा रहा हूं। पहला वीडियो विनोद राय जी का है, वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सुनिए। और उसके बाद अनिल स्वरूप का एक इंटरव्यू अभी 2 दिन पहले मेरे मित्र आनंद वर्धन सिंह ने लिया है, वो कोल स्कैम के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये वीडियोस देखिए और इसी के साथ पहला भाग मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। दूसरा भाग मैं कुछ दिनों बाद लाला रामदेव या बाबा रामदेव, उन पर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए विनोद राय का एक इंटरव्यू जो ऋतु सरीन ने लिया था सितंबर 21, 2014 को। इसका जिक्र, इसकी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। We have written, let me take up each of these figures. The 1.76 lakh crore figure, which is on the 2G spectrum issue, we gave 4 models. Obviously, media will pick up the larger model, and I just told you how we arrived at that figure. Okay, that was one. The second was the coal issue. In the coal issue, we came to that figure 1.84 or 1.86, whatever it is. I have written in the book, if any of you care to read it, that if you call that figure sensational, just compare that figure with the government's own evaluation of the price of coal. And for those of you who have not read it, this figure of 1.84 lakh tons, crores, 1 lakh crores, was for, I remember the figure, 6282 million tons of coal in those 57 mines which had been given out in 2005. Okay. Now, government itself, on a verdict of the Supreme Court, on a direction of the Supreme Court, had set up the Central Empowered Committee. Now, you will all recall that forest lands were being given for mining and various activities, and this was being done at the advice of what was known as the FAC, the Forest Advisory Committee. The Supreme Court had set up the Central Empowered Committee to review the decisions or the recommendations of the Forest Advisory Committee and advise the Supreme Court. This was in 2006. One such case which came up was of Orissa Sainik Mining Corporation or something it's called, where at stake was 400 million tons in 2 mines which were to be allocated to the Sainik mine or in Orissa. You know what is the evaluation that the government, the ministry itself has done for those 400 million tons? I've written my book. Government's own evaluation that 400 million tons was 80,000 crores. And it's a declaration to the Supreme Court. It can't be taken lightly. And we were talking not of 400 million tons or 800 million tons. We were talking of 6,282 million tons. Now tell me, which way can you make this sensational, call this sensational? अब सुनिए कुछ भाग उस इंटरव्यू का जो आनंद वर्धन सिंह ने अनिल स्वरूप का लिया था 1-2 दिन पहले। सर, एक अब आप एज कोल सेक्रेटरी, और आपने जब कोल सेक्रेटरी रहे तो मुश्किल समय में आपने उस कोल मंत्रालय को संभाला था। पार्लियामेंट में टेबल हो चुकी थी कैग की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था करीब 2.25 लाख 1,85,000 का एक नोशनल नुकसान हुआ है। मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि आप ब्रीफली, क्योंकि वो सारा नोशनल नुकसान था और बाद में जब उसमें अदालत में गए और बहुत सी उसके जांच हुई तो लगा कि ये ऐसा नहीं था। प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस कैन बी क्वेश्चन। मैं थोड़ा ब्रीफली, क्योंकि आपने इस पे कई बार बोला है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत, देखिए, मैंने इस पे बोला है और इस पे लिखा है काफी विस्तार से। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा समस्या क्या थी। समस्या ये हुई कि सीएजी साहब ने लिखा तो है, आई एम नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, लेकिन प्योरली अकाउंटेंट की होते हुए उन्होंने एक एवरेज कॉस्ट ऑफ माइनिंग निकाली, एवरेज रिटर्न निकाला और उसको घटा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ माइन से। उससे उन्होंने 1,78,000 करोड़ रुपए निकाला। मैंने अपनी पुस्तक में एक्सप्लेन किया बिल्कुल विस्तार से कि ये कैलकुलेशन ही गलत था।
क्योंकि हर माइन की कॉस्ट अलग होती है माइनिंग की, क्योंकि अगर कोयला ज्यादा नीचे है तो ज्यादा उसमें कॉस्ट लगेगी, ऊपर है तो कम कॉस्ट लगेगी। मैं बहुत मोटी बात बता रहा हूं आपको। तो इतना डिफरेंस है कि 400 रुपए मेट्रिक टन से लेकर 3000 मेट्रिक टन, इतना वेरिएशन है। उन्होंने एवरेज कॉस्ट ले ली, एवरेज से नहीं, उनको हर माइन पे देखना चाहिए। तो पहली चीज तो कैलकुलेशन गलत था, इवन नोशनल कैलकुलेशन गलत था, बाकी तो अलग है डिस्कशन पे। दूसरा, जो मेरे विचार से उन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि सीएजी का काम होता है कि अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे दे, मतलब आपके साथ या किसी मीडिया में जाके उसकी चर्चा ना करें, उसको स्कैंडल ना बनाए। अगर है स्कैंडल तो अपने आप पार्लियामेंट कमेटी देखेगी। देखिए, इसमें गलतियां तो हुई थी कोल ब्लॉक एलोकेशन में, ये कहना गलत होगा कि गलतियां हुई थी, लेकिन जो उसको स्वरूप दिया गया स्कैम का वो गलत था। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, सीएजी साहब ने तो माइंस कैंसिल की 2004 के बाद की, सुप्रीम कोर्ट 2 कदम आगे चला गया, उसने 90 दशक में जो माइन थी उनको भी कैंसिल कर दिया। अब ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि आप आधार विहीन चीज पर आप अक्रॉस द बोर्ड डिसीजन ले रहे हैं। मेरा ये मत था कि अगर सीएजी साहब थोड़ी मेहनत करते और प्रत्येक माइन का निकालते और उसकी प्रक्रिया निकालते कि किस में प्रक्रिया में गड़बड़ हुआ है, उन माइंस को आप कैंसिल करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने वाहवाही लूट ली, उन्होंने जनरल पब्लिक को बता दिया। तो एक और जहां कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत थे, दूसरी ओर जो पब्लिक को गए उससे दूसरा नुकसान बहुत बड़ा हुआ जिसको मैंने झेला। अधिकारियों ने फाइल पे निर्णय लेना बंद कर दिया। आप देखिए, कोल ब्लॉक एलोकेशन जो हमने किया चुनाव में ऑक्शन के बाद, उसमें कई फाइलों पर जो व्यू था वो मेरा था, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता था। ये बड़ा विचित्र स्थिति थी। और मैं किसी को ब्लेम इसलिए नहीं करता कि मेरे अधिकारियों को भी संशय होगा कि कल मालूम नहीं दूसरा सीएजी आके बात दूसरी कर दे, तो इसलिए कोई निर्णय, तो जो ब्यूरोक्रेटिक इंपैक्ट ऑन ब्यूरोक्रेसी हुआ ऑन डिसीजन मेकिंग, वो तो डेवास्टेटिंग था, उसको आप कभी माप नहीं कर सकते। उसका कितना नुकसान हुआ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में डिले होने लगा। देखिए, सरकार में गलत और सही दोनों डिसीजन होते हैं, जो गलत है उसमें एक्शन लीजिए, लेकिन आप कहेंगे कि हर डिसीजन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे और उसमें गलती निकालेंगे ही, जो कि सीएजी ने ऐसा आभास दिया कि वो माइक्रोस्कोप से लग गए हर में, और जहां नहीं थी वहां भी निकाल दी, जहां थी वहां निकाल दी। कियोस। जी।